इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। जो लोग तप करते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, उनके लिए कुदरत के नियम लागू नहीं होते हैं। जो चुनरी वाली माता जी की बात हुई, और इसके अलावा अवधूत जगत के लोगों की बातें भी हमने पिछली बार शायद की थी। तो अवधूत जगत वाले जो होते हैं वो तपस्वी योगी होते हैं। वो अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं और लंबी आयु तक भी जिंदा रह सकते हैं। वहाँ कुदरत उसको कंट्रोल नहीं करती है। लेकिन जो लोग तप नहीं करते हैं, अपने श्वास पे कंट्रोल नहीं है, ऐसे लोग अपने शरीर की जो बायो क्लॉक की जो गति है उसको रोक नहीं सकते। अच्छा, ये 21 नंबर का शरीर की सफाई के बारे में हुई थी बात क्या? नहीं हुई। ओके। तो देखिए, शरीर में सफाई की नौबत क्यों आती है? पहले सवाल ये होना चाहिए। फिर सफाई कैसे करनी है वो बाद में समझनी होती है। तो जब व्यक्ति बिना चबाए खाता है, जरूरत से ज्यादा खाता है, जो भोजन आंतों में जाता है आंतों से खून में जाता है। अब जो भोजन खून में पहुंच गया वो खर्च हो जाना चाहिए, यूटिलाइज हो जाना चाहिए शरीर के अलग अलग ऑर्गन के रास्ते। लेकिन जब भोजन शरीर में जाने के बाद वो खर्च नहीं होता है, और कई ऐसे खराब भोजन भी हमारे भोजन में शरीर में जाता है, जो भोजन शरीर में जाता है लेकिन शरीर खर्च करना चाहे तो भी उसको खर्च नहीं कर सकता है। ऐसा भी भोजन शरीर में जाता है, तब वो भोजन खून में पहुंच जाता है, खून के साथ घूमता रहता है, और शरीर के एक एक ऑर्गन के एक एक सेल टिश्यू तक खून घूमता रहता है। और जो ऑर्गन में जो कचरा जमा होने लगता है, वो सारा कचरा बाद में जो ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर जो कचरा जमा होता है उसके रिलेटेड बीमारियां पैदा करता है। जैसे कि मान लो आपने रिफाइंड तेल की, तली हुई, फ्राई की हुई, रोस्ट की हुई चीजें खाई। अब तेल जो है वो तो शरीर में जाएगा ही, खून में चला जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल लो डेंसिटी, वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी वाला तेल है। तो वो शरीर खर्च ही नहीं कर पाएगा, आप चाहे मजदूरी करो तो भी। अब वो तेल शरीर में खून में घूम रहा है। अब जहां जहां मौका मिला, जहां जगह मिली, वहां वो जमने लगता है। लीवर में जमता है, खून की नलियों में ब्लॉकेज के रूप में जमता है, हृदय के अंदर ब्लॉकेज करता है, पेनक्रियाज के अंदर जमा होता है, और कहीं जगह नहीं मिलती है तो शरीर के कई जगह में चमड़ी के नीचे भी जमा होने लगती है ये फैट, चर्बी, वजन बढ़ने लगता है। तो जगह जगह पे जो जमावट होती है, वो जमावट होने वाला जो खुराक है वो बीमारियां ले आता है। अब दो प्रकार की जमावट शरीर में सबसे ज्यादा हमारे हिसाब से होती है। एक आंतों में, छोटी आंत में सबसे ज्यादा, बड़ी आंत में गंदगी होती है। मैंने वो बड़ी आंत में जो कचरा इकट्ठा होता है उसका वीडियो बताया था क्या? ओके।
ऑर्गेन में जमा होता है। दो भोजन हमें सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। एक है तेल, जो गर्म होके जाता है। दूसरा होता है नमक, वो भी गर्म होके शरीर में जाता है। ये दोनों चीज जब गर्म होके शरीर में जाते हैं, फिर वो शरीर के हर ऑर्गन में जमने लगता है। मान लो पैंक्रियाज में तेल का कचरा जमा पड़ा, जमा होने लगा। सॉल्ट का कचरा, क्योंकि सॉल्ट जब गर्म होता है तो वो एक्टिव होने लगता है, आयनिक होता है। वो सॉल्ट, जैसे आप पानी का बर्तन है, इसके अंदर आप पानी उबालते हो, तो पानी के अंदर टीडीएस होता है, क्षार होता ही है, लेकिन वो पानी में मिक्स है, अंदर डिजोल्व है। तो ये जो क्षार, जो टीडीएस है, वो जब उबलता है तो वो जो टीडीएस है वो एक्टिव होता है, उसके ऊपर आयन आ जाते हैं गर्मी के कारण। और आयन के कारण वो जो बर्तन है उसकी दीवार के साथ संपर्क में जब आता है, तो आयनिक होने के कारण वो बर्तन की दीवार के जो एटम है, मेटल जो है, उसके आयन के साथ वो चिपक जाता है, आयन होने के कारण। जैसे मैग्नेट होता है तो आयनिक है, वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह जब कोई एटम गर्म होता है तो आयनिक बन जाता है, फिर वो किसी के साथ अटैच होने जाता है, फिर वहां कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है और बर्तन की दीवारों के ऊपर क्षार जमने लगता है। तो ये जो गर्म हुआ नमक है, गर्म हुआ तेल है, वो सब हमारे शरीर में एक्टिव होके जाते हैं, शरीर के हर ऑर्गन में जमने लगता है। तो खून में भी कचरा जमा होने लगता है। घूमता हुआ खून कचरा लेके हर ऑर्गन में जाता है, वहां कचरा जमा होने लगता है। और आपकी आंतों में तो कचरा होता ही है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन सारी बीमारी की जड़ है। तो आपको ये तीनों जगह की सफाई करनी है। खून की भी सफाई करनी पड़ेगी, आंतों की भी सफाई करनी पड़ेगी, ऑर्गन की भी सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा, खून एक ऐसा है, और आंत, ये आप हर रोज साफ कर सकते हो। लेकिन ऑर्गन एक ऐसी चीज है, हाँ, जैसे गाड़ी का कार्बोरेटर या तो गाड़ी का इंजन का प्लग में कचरा आ गया, तो आप प्लग को बाहर निकाल के साफ करके लगा सकते हो। लेकिन हृदय में कचरा आ गया है, ब्लॉकेज हो गए, तो हृदय को बाहर निकाल के साफ करके वापस भरा नहीं सकते, उसको लगा नहीं सकते। आप पेनक्रियाज में कचरा आ गया है, डायबिटीज हो गया, तो आप पेनक्रियाज बाहर निकल के साफ सफाई करके वापस लगा नहीं सकते। तो उसको सफाई करने के लिए आपको इस तरह का फूड लेना पड़ेगा जो सफाई का काम करे। तो शरीर के अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग जगह, लोकेशन के हिसाब से सफाई के जो रास्ते हैं, प्रकार है, वो अलग अलग आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे कि खून की सफाई करनी है आपको, तो खून में कचरा आता कहां से? आंतों से। अब आंतों से जो कचरा 24 घंटा आपके खून में आ रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। सफाई करनी है तो आने इनवर्ड बंद करो, आउटवर्ड ज्यादा रखो। तो इनवर्ड बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? खाना छोड़ना पड़ेगा। कितनी देर? तो हर रोज 16 घंटे का फास्टिंग करो। इससे आपकी खून की सफाई हर रोज हो जाएगी। खून की सफाई। अच्छा, आंतों की सफाई, आंतों दो है, छोटी बड़ी। बड़ी आंत के लिए योग शास्त्र ने बस्ती क्रिया बताई हुई है, एनिमा। आप एनिमा का प्रयोग करो, बड़ी आंत की सफाई करो। छोटी आंत की सफाई के लिए शंख प्रक्षालन विधि बताई गई है, लेकिन वो बहुत मुश्किल प्रोसेस है।
आप हर रोज नहीं कर सकते उसको। इसके लिए दूसरा रास्ता ये है, ऐसा कुछ लिक्विड पियो जो आपकी आंतों की सफाई करे। इसमें सबसे बढ़िया कोई चीज है, ककड़ी, करेला, टमाटर। और टमाटर नहीं लेना है तो आंवला। ये तीन चीज, ककड़ी, करेला और टमाटर। टमाटर खट्टे होने चाहिए। टमाटर नहीं ले पाते हो तो आंवला भी ले सकते हो, खट्टे फल के जूस भी ले सकते हो, नींबू पानी भी ले सकते हो आप। तो एक खट्टी चीज का काम क्या है? सफाई। आप होटल में खाने जाते हो तो लास्ट में नींबू पानी क्यों देता है? सफाई। आंतों की सफाई के लिए खट्टे फल का रस बढ़िया है। ये नहीं ले सकते हैं तो त्रिफला। त्रिफला में क्या है? आमड़ा, बेहड़ा और, तो इसमें भी आंवला आ गया। क्यों आया? खट्टा। तो खट्टी चीज शरीर की सब प्रकार की जगह को साफ करने का सबसे अच्छा फूड है। आप हर रोज खट्टी चीज खाते रहो, आपके शरीर में जहां जहां कचरा है उसको तोड़ तोड़ के निकालने का काम करेगा। ऑर्गेन की सफाई एक दिन में होने वाली नहीं है, उसको हर रोज थोड़ा थोड़ा ऐसा भोजन देते रहना है, वो थोड़ा थोड़ा करके उसको सफाई करे। वो लंबी प्रोसेस है। आपको ऑर्गेन की जल्दी सफाई करनी है तो एक दूसरा प्रोसेस है जो अपने बुक में नहीं है, उसको कहते हैं लीवर क्लिंजिंग प्रोसेस। लीवर क्लिंजिंग प्रोसेस सिर्फ लीवर को सफाई नहीं करती है, ओवरऑल पूरे बॉडी की सफाई करता है। लेकिन सबसे ज्यादा सफाई होती है लीवर के अंदर। तो ये लीवर क्लिंजिंग के बारे में भी थोड़ा मैं यहाँ शेयरिंग स्टॉप करके बताना चाहूंगा। हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गेन कोई है तो लीवर है। लीवर जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे मेन चिप होती है। कंप्यूटर में प्रो सीपीयू होता है, सीपीयू की चिप होती है बड़ी, उसके साथ हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, इसके साथ पावर सप्लाई होता है, इसके साथ रैम लगी हुई है, इसके साथ प्रिंटर है, इसके साथ कीबोर्ड है, इसके बाद माउस है इसके साथ। तो ये सारे अलग अलग चीजें हैं, वो सारे उसके ऑर्गेन है, हाथ पैर की तरह। लेकिन मेन क्या है? सीपीयू। सीपीयू का काम है प्रोसेसिंग करना। इसी तरह हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गेन भी है लीवर। और हमारे शरीर को जितने भी प्रकार के केमिकल चाहिए, चाहे कैलोरी से लेके न्यूट्रिशन तक, विटामिन से लेके सब प्रकार के, मैक्सिमम प्रोसेसिंग लीवर में होता है। अब लीवर बिगड़ता है तभी ये प्रोसेसिंग कम होने लगती है। और ये प्रोसेसिंग, क्योंकि हम भोजन खाते हैं जो, वो भोजन कभी हमारे शरीर के और कोई ऑर्गेन के लिए सीधे काम में नहीं आते। वो भोजन कभी काम में नहीं आता। वो भोजन शरीर में जाता है, खून के साथ घूमता हुआ लीवर में जाता है, लीवर के अंदर वही भोजन का प्रोसेसिंग होता है। उसी में से फिर शरीर के हर ऑर्गेन के लिए उसके लिए अलग अलग केमिकल्स तैयार होते हैं। वो मगज के लिए हो या चाहे पेंक्रियाज के लिए हो, चाहे किडनी के लिए हो, किसी भी प्रकार के ऑर्गेन के लिए जो मटेरियल प्रोसेसिंग है वो सारा लीवर में होता है। इसके साथ साथ लीवर स्टोरेज का भी काम करता है, बैटरी बैकअप। आप जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में कभी सीधा कैलोरी के रूप में काम में नहीं आता, कभी नहीं।
कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ तोड़ के उसके एक एक एटम को अलग निकालना पड़ता है, उसमें उसके सूक्ष्म के सूक्ष्म पार्ट करने पड़ते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का सूक्ष्मतम पार्ट क्या है? ग्लूकोज। आप जब भी आपका शरीर काम करता है ना, तो आपके हर सेल को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता है, हर सेल को ग्लूकोज मिलता है। तभी वो कैलोरी इसमें कन्वर्ट होती है, एनर्जी मिलती है। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, तो सब कार्बो है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब खून में जाता है, हमारे शरीर में जो 5 लीटर खून घूमता है, वो खून में शुगर यानी ग्लूकोज का टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट 7 ग्राम से ज्यादा शरीर में नहीं रह सकता। 7 ग्राम से ज्यादा नहीं रह सकता। तो अब आपने 100 ग्राम चावल खाए, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आ गया। खून के अंदर 7 ग्राम से ज्यादा रख नहीं सकते आप, शरीर रख नहीं सकता उसको। तो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स आया है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा जगह ज्यादा रोकता है। अब ज्यादा जगह रोकेगा तो स्टोरेज बड़ा चाहिए। हमारे शरीर में स्टोरेज के लिए इतनी बहुत जगह जगह है ही नहीं। तो भगवान ने पेंक्रियाज का एक ऑर्गन बनाया। पेंक्रियाज के अंदर अल्फा बीटा नाम के 2 अलग अलग सेल होते हैं। इसमें से एक जो सेल है, वो क्या करता है, एक इंसुलिन पैदा करता है। वो कार्बोहाइड्रेट्स को चर्बी में कन्वर्ट करके उसको लीवर में भेज देता है। और चर्बी होने से क्या होता है, मान लो ये 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, तो वो 2.5 गुना साइज उसकी छोटी हो जाती है, यानी 40 ग्राम हो जाएगा। और 40 ग्राम चर्बी आपके लीवर में चली जाएगी, जगह कम रोकेगी, कैलोरी ज्यादा रुक जाएगी। स्टोरेज हो गया आपका। अब 7 ग्राम शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए सारा कार्बोहाइड्रेट्स पेंक्रियाज इंसुलिन बना के लीवर में भेज देता है। शुगर का लेवल हो गया। मान लो आपने पूरे दिन भोजन नहीं किया और काम चालू है, आपका हृदय चल रहा है, श्वास चल रहा है, आपका माइंड चल रहा है, आप दूसरा वर्कआउट कर रहे हो, काम कर रहे हो, शारीरिक श्रम कर रहे हो, मानसिक श्रम कर रहे हो। चाहे किसी भी प्रकार का श्रम हो, शारीरिक हो मानसिक हो, आपके शरीर में से कैलोरी बर्न होती रहती है। अब खून में 7 ग्राम से ज्यादा ग्लूकोज नहीं है, पूरा दिन आपने भोजन नहीं किया है, अब ग्लूकोज कम होने लगा है खून में, शुगर लेवल कम हो रहा है, तो पैंक्रियास का दूसरा सेल इंसुलिन पैदा करेगा। वो जो चर्बी के रूप में लीवर में स्टोरेज पड़ा था, वो चर्बी को तोड़ के वो शुगर बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, और वो ग्लूकोज को खून में वापस भेजने का काम शुरू हो जाएगा। अब लीवर जो है, वो इसी तरह स्टोरेज का भी काम, बैटरी का भी काम करता है। लीवर के जो सेल होते हैं वो चार्जिंग होते रहते हैं, इसी तरह जरूरत पड़े डिस्चार्ज भी होते रहते हैं। साथ साथ में आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, वो सारे ऑर्गन, जैसे कि पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज के जो सेल अल्फा बीटा प्रकार के जो 2 सेल है, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स को चर्बी में कन्वर्ट करने का काम करना है और दूसरे को चर्बी में से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करना है। तो एक सब प्रकार की जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन पैदा करने वाले जो सेल है, टिश्यू जो है,
उसके मेंटेनेंस के लिए जो मटेरियल चाहिए, वो सब प्रकार का मटेरियल भोजन में से प्रोसेसिंग लीवर में होते हैं। तो लीवर दो काम करता है, कैलोरी का स्टोरेज भी करता है, साथ साथ में शरीर के सब प्रकार के ऑर्गेन के लिए मेंटेनेंस के लिए जितने भी केमिकल्स चाहिए, वो सब फूड प्रोसेसिंग होके ये केमिकल्स ज्यादातर तैयार करने का, रिलीज करने का सारा काम लीवर से हो रहा है। यानी हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई ऑर्गेन है तो वो है लीवर। और लीवर भगवान ने ऐसा बनाया होता है कि वो कभी वृद्ध नहीं होता। आप आपकी चमड़ी ले लो, उसका केमिकल बायोलॉजिकल टेस्ट कराओ लैब में भेज के, तो लेबोरेटरी वाला वो टेस्ट करके बता सकता है कि ये इतने साल की व्यक्ति का स्किन है, चमड़ी है। आप अपने बाल दे दो, बाल की केमिकल प्रोसेसिंग बायोलॉजिकल टेस्ट करके वो लैब वाला बता सकता है कि भाई ये 50 साल की व्यक्ति के बाल है, 80 साल की व्यक्ति के बाल है। आप नाखून दे दो तो नाखून का भी आयुष्य बता सकते हैं। आपकी हड्डियों की भी उम्र निकाली जा सकती है। लेकिन लीवर कभी वृद्ध नहीं होता है, उसकी कभी उम्र बढ़ती नहीं है, ये एवर ग्रीन, एवर यंग रहता है। हमारे शरीर में एक लीवर ही ऐसा ऑर्गन है, उसको आप काट भी दो, जैसे कि आप आपके हाथ को काट दो, तो हाथ दूसरा जो कट गया वो नया नहीं बन सकता। लेकिन लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, उसको आधा काट दो आप, आधा नया बन जाएगा। ये लीवर, लीवर से अद्भुत कोई चीज हमारे शरीर में नहीं है। और सबसे एक्टिव कोई रखने की ऑर्गन है तो वो है लीवर। अब लीवर में क्या होता है, आप जो भोजन गलत खाते हो, गरम की हुई चर्बी, फैट, गरम की हुआ नमक, क्योंकि आप क्या करते हो, रसोई बनाने से पहले नमक को रसोई में डालते हो, नमक को उबालते हो, फिर वो आप खाते हो। वो उबला हुआ नमक शरीर में जाता है, शरीर में जाके जब वो ठंडा बनता है, नॉर्मल टेम्परेचर में आता है, तब वो एक्टिव होता है और कहीं ना कहीं कैल्सिफिकेशन करके आपके शरीर की खून की नलियों को हार्ड करता है, आपके लीवर के सेल के ऊपर चिपक जाता है। जैसे आप बर्तन में पानी उबालते हो तो दीवार भले स्टेनलेस स्टील की हो बर्तन, लेकिन उसके ऊपर भी क्षार तो जमने लगता ही है। इसी तरह आपके लीवर के अंदर एक क्षार जमने लगता है, इसी तरह चर्बी जो गर्म की हुई है वो भी जमने लगती है। तो लीवर में दो प्रकार का कचरा सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है, वो है सॉल्ट का कचरा, दूसरा है चर्बी, जो खराब कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, VLDL सबसे खराब। जो रिफाइंड तेल होता है, बार बार उसको आप फ्राई करते हो, वो तड़का लगाते हो, सारा तेल ये सब खराब है। और वो शरीर में जाने के बाद लीवर में जमने लगता है, लीवर की कैपेसिटी खत्म होती जाती है। जो लीवर आपको 9 9 दिन तक भूखा रख सकता है, वो लीवर आप इतना डैमेज करके रख देते हो कि आप एक टाइम भूखा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि लीवर की चार्जिंग कैपेसिटी नहीं है, कचरा जम गया है। आप एक टाइम भोजन नहीं करते हो, और लीवर में से जो एनर्जी स्टोरेज होना चाहिए, लीवर में से एनर्जी वापस आनी चाहिए खून में, वो नहीं आता है। आप एक टाइम भोजन नहीं करते हो, आपके खून में जो शुगर का लेवल है 7 ग्राम से कम होने लगता है, आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने लीवर को साफ रखता है, वो व्यक्ति का लीवर इतना स्टोरेज करके रख सकता है कि व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन तक भोजन न ले, पानी न पिए, तो भी उनके खून के शुगर में शुगर का लेवल कभी कम होने नहीं देता। इतनी उसकी ताकत होती है। हमारे शास्त्रों ने जो नवरात्रि या 4 नवरात्रि दी हुई है, ये चारों नवरात्रि
लीवर की सफाई के लिए होती है। 9 दिन आपको नींबू पानी पी के आपके लीवर के अंदर जितना भी कचरा जमा पड़ा है उसको तोड़ के लीवर को साफ करना है। और सफाई करते करते लीवर को एक्टिव करके फिर आप 9 9 दिन तक उपवास भी कर सकते हो। अब ये सफाई कैसे की जाए? लीवर की सफाई, इसमें दो कचरा है, सॉल्ट का है, दूसरा ऑयल का। आपने कहावत सुनी होगी, जहर जहर को मारता है। जो चीज का कचरा इकट्ठा जिस रास्ते से हुआ उसी रास्ते से उसको वापस करना पड़ता है। अब सॉल्ट, मान लो आपकी, आप जो जो बर्तन में पानी उबालते हो इसमें दीवार, स्टेनलेस स्टील के बर्तन की दीवारों पे क्षार जम गया है। अब जैसे क्षार जमा है तो उसको पिघालना पड़े, घुलाना पड़े, तो उसके लिए आप क्या डालते हो? एसिड। तभी क्षार पिघलता है। नींबू का? नींबू? नहीं नहीं, आप बर्तन को साफ करना है तो आप एसिड डालते हो तब क्षार पिघल जाता है। तो अब एसिड पी के लीवर को तो साफ कर नहीं सकते हम, और कभी प्रयत्न भी नहीं करने का ऐसा, नहीं तो मर जाओगे। तो हमको ऐसा एसिड खाना है जो हमारे शरीर के ऑर्गन को नुकसान भी न करे और लीवर की सफाई भी करे, कचरे को निकाले। तो ये लीवर सफाई, लीवर क्लिंजिंग की पूरी एक विधि है। ये पुस्तक में बताई नहीं है फिर भी, क्योंकि पुस्तक जब प्रिंट किया इसके बाद ये सब हमने नया रिसर्च किया था। तो इसमें आपको क्या करना है कि हफ्ते में एक बार, एक टाइम भोजन का जगह आपको एक क्लिंजिंग का प्रोसेस करना है। आपको नोट करना है तो साथ साथ में नोट करते रहना। मान लो रविवार के दिन छुट्टी है, तो अगले दिन शाम को एक लीवर क्लिंजिंग की विधि करने की है। इसमें क्या करना है कि रात को, दोपहर को भोजन किया है आपने, रात का भोजन छोड़ देना है। अब रात का भोजन छोड़ देना है, उसी टाइम लीवर की सफाई की प्रोसेस करनी है। तो शाम को 6 बजे आपको 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट, उसको देसी भाषा में एप्सम सॉल्ट कहते हैं। आप कोई भी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो मिल जाएगा, हमारे सेंटर पे भी उपलब्ध है। 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में घुला के पी लेना है। थोड़ा उसका स्वाद थोड़ा बिटरनेस वाला होता है बाद में, पीने के बाद। नमक ही है और कुछ नहीं है। सर आप इस सोल्ट का नेम प्लीज एक बार रिपीट कर दोगे? मैग्नीशियम सल्फेट और दूसरा नाम है एप्सम सॉल्ट। सल्फेट। अब ये जो सॉल्ट है वो 1 गिलास, 1 चम्मच आप टीस्पून लेके पियोगे तो आपकी आंतों में जो कचरा है वो आगे धक्का लगेगा। आपको 1 या 2 बार या 3 बार मैक्सिमम मोशन हो जाएंगे, मल साफ हो जाएगा। आंतों की दीवारों के ऊपर जो चिकनाहट है वो भी साफ हो जाएगी। जैसे आप किचन की सिंक होती है, तो सिंक के साथ जो नीचे वेस्ट पाइप लगी हुई होती है, ये वेस्ट पाइप आप खोल के कभी चेक करना, अंदर चारों साइड चिकनाहट चिपकी हुई होती है। आप हर रोज सफाई का सब कुछ डालते हो फिर भी वो चिकनाहट कभी नहीं जाती। वो चिकनाहट को आपको निकालनी है ना वेस्ट पाइप की, तो आपको नमक डालना पड़ता है, एसिड से भी नहीं जाती। अच्छा, आप भिंडी लाते हो सब्जी बनाने के लिए, भिंडी काटते हो तो इसकी चिकनाहट आपकी उंगलियों पे चिपक जाती है। अच्छा, कितना भी साबु घिसो, कुछ भी लिक्विड घिसो, टॉयलेट लिक्विड कुछ भी घिसो, चिकनाहट जाएगी नहीं।
ये चिकनाहट सिर्फ नमक निकाल सकता है। तो हमारी आंतों की दीवारों के ऊपर जो चिकनाहट जमा पड़ी है अपनी छोटी आंत से लेके बड़ी आंत में, वो सारी चिकनाहट को तोड़ने का काम ये एप्सम सॉल्ट करता है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि चिकनाहट ने चिकनाहट रह जाएगी तो आप जो चीज लीवर क्लेंजिंग के लिए पीने वाले हो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, खून में जा नहीं पाएगी। इसके लिए पहले आंतों की सफाई करनी पड़ती है एप्सम सॉल्ट से। अब 6 बजे आपने एक गिलास पिया, रात को 8 बजे 2 घंटे बाद दोबारा दूसरा एक चम्मच आपको पीना है एप्सम सॉल्ट। अब जो आपकी आंतों में रहा कुछ जो मल रह गया है वो भी निकल जाएगा। आपकी आंतों की पूरी सफाई। अब रात को 10 बजे 2 घंटे और निकालने के, 10 बजे आपको नींबू लेना है, लेमन। उसको काट के प्योर जूस निकालना है, प्योर। हाँ, पानी का बूंद भी डालना नहीं है इसके अंदर। कितना? व्यक्ति के शरीर के वजन के हिसाब से 60 किलो से कम वजन है तो 50 ml, 60 से ज्यादा है, 70 से ज्यादा है तो 100 ml प्योर नींबू का रस। आपको कम से कम 100 ml नींबू का रस चाहिए तो 150-200 ग्राम नींबू होगे तभी निकलेगा। तो 100 ml आपने नींबू का रस निकाला, पानी का बूंद डालना नहीं है अंदर, प्योर निकालना है। अब 100 ml आपको अलसी का वर्जिन कोल्ड प्रेस ऑयल लेना है। अलसी का मिले तो अलसी, अलसी नहीं है तो तिल का तेल, तिल नहीं मिल रहे तो ऑलिव ऑयल ले सकते हो। तो अलसी, तिल का तेल और ऑलिव ऑयल, ये तीन में से एक को लेना है। लेकिन कोल्ड प्रेस होना चाहिए, वर्जिन होना चाहिए, गर्म हुआ नहीं होना चाहिए। अब 100 ml नींबू का रस लिया था, उतना ही 100 ml आपको तेल लेना है। ये दोनों को आपको मिक्स कर लेना है, 200 ml कर लिया। अब ये मिक्स जो तैयार हो गया उसको आपको पीना है एक साथ। इसमें पानी या कुछ डालना नहीं है, सिर्फ नींबू का प्योर रस और तेल दो मिक्स करके। शुरू में आपको ऐसा लगता है टेंशन वाला तो आप 100 की जगह 50-50 ml का डोज लेके इनिशिएट कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। तो 50 या 100 ml आपको पी लेना है। जठर में चला गया, आंतों की सफाई करके रखी है आपने, एब्जॉर्ब कैपेसिटी बढ़ा के रखी है। अब तुरंत पीने के बाद तुरंत आपको राइट साइड पे लेट जाना है। राइट साइड नीचे रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा लीवर हमारे शरीर में कौन सी साइड होता है? राइट राइट साइड। साइड। तो लीवर से एक रास्ता निकलता है गोल ब्लेडर, और गोल ब्लेडर से रास्ता पाइप जाती है आंत, छोटी आंत में मिलती है। और ये पूरा जो है वो राइट साइड होता है। तो आपको ये पी के तुरंत लेट जाना है राइट साइड को, और आधा घंटा आपको हिलना चिलना नहीं है। लेट साइड राइट साइड को लेटे रहना है, पड़खा भी घुमाना नहीं है, एक ही पोजीशन में रहना है। इससे क्या होगा कि जो ये लिक्विड आपने नींबू का और तेल का मिक्स आपने पिया है वो जठर से आगे छोटी आंत में जैसे जाएगा तो आंत आंत का रास्ता है, और जो गोल ब्लेडर की जो पाइप थी लीवर से आई हुई, ये ऐसी वर्टिकल पोजीशन में
आंतों के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जैसे लिक्विड आया, वो तुरंत गोल ब्लैडर के रास्ते अंदर नीचे उतरने लगेगा, और गोल ब्लैडर पूरा लिक्विड से भर जाएगा, और वहीं से आगे लीवर में चला जाएगा। आधा घंटा आप हिलोगे नहीं तो ये पूरा लिक्विड लीवर में पहुंच जाएगा। अब सफाई का काम स्टार्ट होगा। जैसे आप नींबू बर्तन के ऊपर घिसते हो तो बर्तन के ऊपर चिपका हुआ जितना भी क्षार का पोपड़ा है वो पिघलने लगता है। तो आपके लीवर में जितने भी क्षार के पोपड़े पड़े हैं वो सारे घुलने लग जाते हैं, पिघलने लगते हैं। आधा घंटा अंदर पिघल जाते हैं। अच्छा, आप जो तेल पिया है वो तेल क्या करेगा? जो रिफाइंड ऑयल के गट्ठे हो चुके हैं लीवर में, वो सबको पिघला लेगा। जैसे आप क्रूड ऑयल को उबालते हो तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी निकल जाता है। फिर क्या बचता है? डामर, कोल टार, जो रोड बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये कोल टार जो डामर है, उसको पिघालना है तो आप पानी कितना भी डालो वो घुलेगा नहीं। इसके अंदर क्या डालना पड़ता है? केरोसिन या तो पेट्रोल डालो तो डामर पिघल जाता है। आप जो नेल पॉलिश लगाती हो नेल के ऊपर, आपकी नाखून के ऊपर, जब सूख जाता है तो आप पानी से कितना भी घिसो नेल पॉलिश जाती नहीं है। लेकिन नेल रिमूवर है वो क्या है? थिनर है, वन टाइप का पेट्रोलियम है, थिनर है। वो जैसे लगाया और रुई से पोछा, पूरी नील पेंट निकल जाती है। इसी तरह आपके लीवर में जो खराब कोलेस्ट्रॉल का जो गट्ठा हो गया है, डामर हो चुका है, वो सारा ये ऑयल जाएगा, वो उसको पिघलना शुरू कर देगा, गुलाना शुरू कर देगा, और आधा घंटा अंदर रहेगा। फिर आप अपने परखे को घुमा सकते हो पूरी रात। फिर क्या होगा? वो लिक्विड हो गया, सॉल्ट का लिक्विड हो गया सफेद कलर का। जो चर्बी था उसका लिक्विड हो गया ग्रीन कलर का। तो सफेद और ग्रीन कलर का रगड़ा लीवर से बाहर आएगा, गोल ब्लैडर के रास्ते आपकी छोटी आंत में आएगा, और छोटी आंत से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप सुबह में जब टॉयलेट करोगे तो आप छन्नी में आपका मल ले सकते हो, और मल को पानी से वॉश कर दोगे तो छोटे छोटे 2 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm तक के सफेद और ग्रीन कलर के पत्थर जैसे टुकड़े, जो लीवर से निकले हुए, गोल्ड ब्लेडर के अंदर जो स्टोन होते हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं। तो वो सारा कचरा आपको आपकी टॉयलेट में जो छन्नी में डाल के सफाई की है उसमें, या तो कमोड में आप जब टॉयलेट करोगे और फ्लश करोगे तो मल तो चला जाएगा, लेकिन ये जो पत्थर के टुकड़े हैं, जो सॉल्ट के पत्थर के हैं, ये नमक ऑयल के जो है वो वजन वाले होते हैं, वो कमोड के नीचे हिस्से में वो जमा पड़े हुए दिखेंगे। मान लो सुबह में नेचुरल टॉयलेट नहीं होता है आपको, तो 1 ग्लास पानी के साथ एप्सम सॉल्ट 2 बार ले लेना है सुबह में। तो टॉयलेट हो जाएगा, कचरा बाहर आंतों में जो इकट्ठा हुआ है। लेकिन जब आप एप्सम सॉल्ट लेते हो और मल को निकालते हो तो आधे घंटे बाद आपको 2 बार थोड़ा नींबू और थोड़ा ऑयल, 25 ml, 50 ml जितना, 1/4 जो लिया था रात को, इसका 4th, वो 2 बार आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि ऑयल जो है ना, वो अपनी जो स्किन है, अपनी अन्ननली की, स्टमक की, आंतों की, उसको लुब्रिकेशन का काम करता है। क्योंकि नमक जलाने का काम करता है, नमक से इरिटेशन होता है। हाँ, जो स्किन है अंदर की, सेंसिटिव, आपके पाचन तंत्र की, उसको खराब करती है। लेकिन इसके ऊपर ऑयल का लेयर हो जाता है तो उसको हीलिंग का काम करता है। इस तरह आप आपके लीवर को हफ्ते में 1 बार सफाई कर सकते हो। हर हफ्ते 1 बार आप करके 1 महीने में 4 बार लीवर क्लींजिंग करे जो व्यक्ति,
उसके लीवर में से तो कचरा निकल गया, खराब कोलेस्ट्रॉल का, सॉल्ट का, लेकिन उनके हृदय में भी जमा पड़ा, क्योंकि वो पूरा लिक्विड लीवर में नहीं जाता, मेजोरिटी जाएगा, लेकिन जो आंतों में आगे लिक्विड चला गया ऑयल का और नींबू का, वो आंतों से एब्जॉर्ब होके खून में भी जाता है। और खून में जब जाता है तो खून में घूमता है, हृदय में जाता है, किडनी में जाता है, पेंक्रियाज में जाता है, सब जगह वो जाता है, तो वहां भी सफाई कर लेता है, हृदय के ब्लॉकेज को भी कम करता है। और हम ऐसा मानते हैं कि एक बार ऐसी 4 हफ्ते एक एक करके 4 बार लीवर क्लींजिंग करेगा जो व्यक्ति, उसको 1 से लेके 2 साल तक हार्ट अटैक आने के कोई चांस नहीं रहते। वो हार्ट अटैक प्रूफ बन जाता है एडवांस में। आजकल हालत क्या है कि किस कौन सी व्यक्ति को कब अटैक आएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस करने से व्यक्ति हार्ट अटैक प्रूफ बन जाता है। मान लो फिर कचर पट्टी खाना शुरू करे, हाँ, तली हुई बाजारू चीज खाए, तो भी उसको 1 साल तक तो समस्या नहीं आएगी, वो बढ़ता जाएगा। फिर 1 साल के बाद दोबारा सफाई कर ले, तो वो प्री क्लिंजिंग कर सकता है अपने हार्ट की, अपने लीवर की, अपने पैंक्रियाज की। और ये सबसे बढ़िया तरीका है शरीर में से सब प्रकार की बीमारी को बाहर निकालने में। बीमार लोगों को लीवर क्लिंजिंग करके बीमारी को 2 गुना 3 गुना स्पीड से आप बाहर भगा सकते हो, क्योंकि लीवर ठीक हो गया, लीवर का कचरा निकल गया, तो सारे प्रोसेसिंग दोबारा वापस शुरू हो जाते हैं शरीर में। और इतना अद्भुत रिजल्ट मिलता है कि आपको भोजन बदलने, कई लोग तो ऐसा करते हैं कि कचर पट्टी पूरी जिंदगी खाते रहने का और इसकी साइड इफेक्ट से बचने के लिए लीवर क्लिंजिंग करते रहने का, ऐसे लोग भी हैं। वो डाइट भी नहीं बदलाते हैं, लेकिन हम तो डाइट चेंज करके बिगाड़ने का ही बंद करवाते हैं कि भाई बिगाड़ो ही नहीं तो सफाई की नौबत ना आए। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो, सही भोजन नहीं खा सकते हो, गलत ही खा रहे हो, तो आपको सफाई भी करता रहना पड़ेगा। तो ये इंटरनल ऑर्गेन जितने भी है उसमें लीवर क्लिंजिंग सब जगह सफाई बहुत बढ़िया करती है। खून की सफाई के लिए आपको 16 घंटे का फास्टिंग करना पड़ेगा। आंतों की सफाई के लिए बस्ती क्रिया, या तो ऐसे जूस पियो पत्तियों के साथ खट्टे फल का, तो वो भी आपकी आंतों की सफाई। तो शरीर की सारी जगह की डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप होती रहती है। तो ये शरीर की इंटरनल सफाई सब जगह की इस तरह आप कर सकते हो। अब आगे सर। शरीर का भोजन, हाँ बोलिए, इसमें आपको सर कोई एप्सम, हाँ सर, एप्सम सॉल्ट सर आपने जो बोला, हम्म। तो वो भी अवेलेबल है, हर जगह मिल जाएगा? हाँ हाँ, मेडिकल की कोई भी दुकान में आपको मिल मतलब जाएगा। वो और ये मैग्नीशियम सल्फेट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? नहीं, एप्सम सॉल्ट ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट है, साइंटिफिक नाम है। ओके ओके सर। और देसी और भाषा में उसको हम एप्सम सॉल्ट कहते हैं, जैसे अच्छा। आप रॉक सॉल्ट बोलते हैं इसी तरह, हाँ। लेकिन उसका अच्छा। साइंटिफिक नाम है मैग्नीशियम। ये यहाँ हम्म। इंडिया का नहीं होता है, वो फ्रांस जर्मनी साइड से आता है। अच्छा। हाँ। ओके सर। और 6 बजे सर ये लेने के बाद अपने आपने जो नींबू का रस और ऑयल बोला सर, वो कितने बजे लेने का है? 6 बजे सॉल्ट लिया, 8 बजे दोबारा सॉल्ट लिया, और दस ओके। बजे नींबू और ऑयल लेना है। ओके दो सर, दो थैंक घंटे यू। का अंतराल रखना है आपको। और शुरू में आपको ऐसा लगता है तो 100 ml की जगह 50 ml का दूध ले लो, एक बार इसका ट्राई करो, देखो कितना सफाई होती है। दूसरी बार 100 की जगह 50 की जगह 75 ml 75 ml का दूध लो। फिर तीसरी बार लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है सब प्रोसेसिंग विधि में, तो तीसरी बार आप 100 ml का भी दूध ले सकते हो।
तो सर ओके। लूज मोशन भी हो सकता है फिर? नहीं, लूज मोशन तो होगा, मोशन होगा, लेकिन लूज मोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी आंतों में जितना पड़ा है वही निकलेगा। एक बार निकल गया फिर अंदर है ही नहीं तो क्या निकलेगा। लूज मोशन किसको बोलते हैं? जब तक कचरा आंतों का नहीं निकल जाता है तब तक शरीर उसको बाहर निकालने के लिए लूज मोशन करता है। तो एप्सम सॉल्ट आप ले लेते हो तो एक साथ कचरा झड़प से बाहर आ जाता है। एक बार कचरा निकल ओके। गया फिर लूज मोशन चालू रहता ही नहीं, अपने आप बंद हो जाता है। હા તે પેલા દિવસમાં ને હા 400 છે ને હા હું इसके સાચે बारे ભૂલી में ગઈ किसी कोई क्वेश्चन, कोई सर कंफ्यूजन? आपने एक बात बोली थी कि हमें सोल्ट कम खाना चाहिए। ये जो सॉल्ट ले रहे हो सफाई के लिए ले रहे हो, खाने के लिए नहीं ले रहे हो। नहीं सर, यहाँ पे नहीं, इससे पहले वाले टॉपिक पे बोली थी कि हम जैसे खाने में सोल्ट खाते हैं तो वो हमारे लीवर को डैमेज करता है, क्षारीय अंदर जम जाता है। कौन सा तो सॉल्ट? जो हम खाना पकाते हैं उसमें डालते मैं हैं वही वो बोल रहा वाला। हूँ, कौन सा सॉल्ट आपके शरीर में नुकसान करेगा और कौन सा सॉल्ट नुकसान नहीं करेगा। पका हुआ सोल्ट नुकसान करता हाँ, है। क्यों जो करता गर्म है? सोल्ट हो गया, क्यों करता है? क्योंकि वो क्षारीय होके जम जाता है ना हमारे लीवर के चारों ओर, नहीं, अंदर की साइड। नहीं, पका हुआ गर्म किया हुआ सॉल्ट नुकसान करता है, कच्चा सॉल्ट नुकसान नहीं करता। क्यों? तो आपने बोला था वो गर्म है, तो उसको बॉडी पहले ठंडा करेगी। यहाँ यही बात समझनी है आपको। आप बर्तन में पानी भर के छोड़ दो तो दीवार के ऊपर क्षार नहीं जमेगा। हाँ जी। लेकिन वही पानी को आप हर रोज उबाल उबाल के रखो तो पानी के अंदर जो क्षार है वो जब गर्म होता है तो एक्टिव बनता है। उसके ऊपर आयन आ जाते हैं और आयनिक होने के कारण TDS बर्तन की दीवार के साथ रिएक्शन करके चिपक जाता है। फिर वहां कैल्सिफिकेशन हो जाता है, क्षार के पोपड़े जमने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आपने उबाला। हाँ जी। जब तक आप उबालते नहीं हो तो इतने नहीं जमते। हाँ जी। बस यही समस्या शरीर में, हम भोजन तैयार करते हैं खाने के लिए, शरीर के लिए, तो भोजन में पहले नमक डालते हैं, उबालते हैं, फिर खाते हैं। तो ये उबला हुआ नमक जो है वो कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है और वही लीवर में जमता है, लोही खून की नलियों में जमता है, किडनी में जमता है, पैंक्रियाज में जमता है। फिर पैंक्रियाज के सेल को जमावट हो जाने से, कचरा जम जाने से इंसुलिन पैदा होना बंद हो जाता है। ये सारा कचरा पूरी जिंदगी आप खा खा करते हो ना, पकाया नमक, तो हम्म। वो नमक आपके पैर के तलवों में सबसे ज्यादा जमा, वहां भी जमा होता है, साथ साथ में आपके आंखों में मोतियाबिंद के रूप में आ जाता है। ओके सर। सर तलवों में कैसे? हमारा खून जो है ना वो लिक्विड है। 30% अच्छा, है वो लोग। सॉल्ट जो है ना वो हाई डेंसिटी है, वजन है इसमें, खून से उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जब आप खड़ी पोजीशन में खड़े रहते हो तो सॉल्ट जो होता है ना वो नीचे की ओर खींचता है और हमारे पैर के तलियों में सबसे ज्यादा नमक वहीं भी जम जाता है। और पग के तलिए में जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है हर ऑर्गेन के, वो पॉइंट को ऊपर क्षार जम जाने से उसको इनएक्टिव कर लेता है। आपको पता है एक्यूप्रेशर पॉइंट वाले जो जो जूते आते हैं तो क्या होता है इसके ऊपर? पॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो पैरों के अंदर जो क्षार जमा है उसको तोड़ने के लिए होता है। स्टोन थेरापी करके प्लेट, परसाना थेरापी प्लेट आती है, आप गूगल पे चेक करना। उसका वो थेरापी में क्या है, प्लेट के ऊपर उन्होंने पत्थर जैसे आकार बना दिए हैं, डाई ऐसी बनाई कि आप पत्थर के ऊपर चलते हो इसी तरह। तो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट को तोड़ेगा, क्षार जमा है उसको तोड़ेगा, टूटेगा तो पॉइंट एक्टिव हो गए, फिर आपके ऑर्गेन को एक्टिव करेगा। तो क्षार जो है ना वो हम पका के खाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है।
लेकिन हमारे दिमाग में एक गलत चीज क्या बताई जाए, डाली गई है, नमक को ऊपर से नहीं लेना है। हाँ, सही डॉक्टर बात है। सब यही बोलते हैं कि भाई आपको ऊपर से नमक नहीं लेना है। काची मीठू तो नहीं लेवा। ये क्यों एडवाइस देते हैं कि भाई पहले आपने नमक को भोजन बनाने के समय डाल के रखा है, फिर भोजन करने के बाद, भोजन करने के टाइम आप ऊपर से दूसरा दोबारा नमक मत डालो। डबल डोज नहीं करने की बात यहाँ आई है। लेकिन इसका मतलब हमने गलत पकड़ के रखा है कि नमक ऊपर से नहीं लेना है। ये ऐसी बात हो गई कि आप कोई गधे के आगे एक बाल्टी भर के दारू रख दो, शराब रख दो, तो गधा शराब पिएगा नहीं। उसको देख के एक व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि ये शराब को तो गधा भी नहीं पीता है, हमको नहीं पीना चाहिए। लेकिन दूसरा क्या बोलेगा, ये तो गधा है इसीलिए नहीं पी रहा है, हमको तो पीना चाहिए। घटना एक ही बन रही है, उसका कंक्लूजन दो निकल रहे हैं। एक बोल रहा है गधा नहीं पी रहा है, हमको नहीं पीना चाहिए। दूसरा बोल रहा है गधा है इसीलिए नहीं पी रहा है, हमको तो पीना चाहिए। सर इसका मतलब ये है कि तेल और नमक जो हम रसोई बनाते हुए भीतर डालते हैं वो डालना नहीं चाहिए। वो जैसा का तैसा बनाना ऊपर से चाहिए, और डालते उसे हैं। ऊपर से यदि डाले तो भी हमारे लीवर को काफी सारा फायदा हो सकता है इससे। हाँ, क्योंकि है ये जो जो सॉल्ट है बिना गर्म होके शरीर में जाएगा तो उसका कैल्सिफिकेशन होगा ही नहीं, ना? कहीं नहीं होगा शरीर में। एक दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं। आप दरिया किनार जाइए चौपाटी पे। अच्छा, दरिया का पानी, इसके अंदर कितना टीडीएस होता है? सबसे ज्यादा। कितना? आप चेक करो ना, मिनिमम 10,000 से लेके हो। 15,000 टीडीएस। अच्छा, आप कच्छ में चले जाओ, बनासकांठा में चले जाओ, वहां खेती करने वाले फार्मर्स जमीन में से पानी निकालते हैं, जमीन के ऊपर फ्लड इरिगेशन करते हैं, वहां ये पानी सूख जाता है तो क्षार के पोपड़े लग जाते हैं। अच्छा, अब आप चौपाटी पे, रेती पे, सैंड जो है वहां आप घूमते हो चौपाटी के ऊपर, वहीं आपको क्या नमक के पोपड़े दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देंगे। 15,000 टीडीएस वाला पानी, इसके किनारे पे आपको क्षार के पोपड़े नहीं मिल रहे हैं। और जो पानी खेत में खेडूत जमीन में से निकाल के इरिगेशन करता है, वो पानी मैक्सिमम 2,000 से 4,000 टीडीएस का। लेकिन वहां जमीन के ऊपर आपको क्षार के पोपड़े दिखते हैं। तो क्षार के पोपड़े खेत में दिखने चाहिए या समुद्र के किनारे? दिखने तो दिख समुद्र रहे का हैं खेत में, हाँ। जहां कम टीडीएस है, और जहां ज्यादा टीडीएस है वहां नहीं दिख रहे। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि खेत में जब पानी, फ्लड इरिगेशन हो जाता है, उसके ऊपर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पानी कम होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, पानी का हाँ, क्षार एक्टिव हो हाँ। जाता है, कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, नमक के पोपड़े बनने जमने लगते हैं। अच्छा, दरिया में इतना पानी है कि कितनी भी गर्मी पड़े, 1 डिग्री टेम्परेचर पानी का बढ़ता नहीं है। हाँ। तो दरिया का अंदर का जो भी 15,000 टीडीएस का जो क्षार है, वो कभी गर्म होता ही नहीं, एक्टिव बनता ही नहीं, कैल्सिफिकेशन होता ही नहीं। तो सर, ये पथरी की प्रॉब्लम इतनी सारी जो आती है सबको आजकल, तो इसी वजह से है, यही स्टोन। है, नमक को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। हाँ, चाहिए। आप भोजन बिना नमक का पकाओ, खाने के टाइम ऊपर से साइड। लेकिन इसमें एक समस्या क्या है, आपने खिचड़ी बनाई है, आप ऊपर से नमक डाल के खाने जाओगे, तो एक चम्मच में बिना नमक वाली आएगी, दूसरी में ज्यादा नमक आएगा, सही तरह मिक्स नहीं होता है। तो इसका रास्ता क्या है कि आपको जितना नमक डालना है उतना या इससे 2 गुना पानी ले लेना चाहिए। पहले नमक को पानी में घुला देना चाहिए, फिर उसको आपको खिचड़ी में डाल के मिक्स करना चाहिए, तो फिर ये समस्या नहीं रहेगी।
ठीक है। तो तेल और नमक दोनों हमारे जानी दुश्मन हैं गरम करके खाने से। लेकिन वही तेल नमक आप बिना गरम करके खाओगे तो आपके जानी दुश्मन नहीं, जानी दोस्त बन जाएंगे। हाँ, ये हरामी लोग होते हैं, उसको कभी गरम करना नहीं चाहिए। आपकी सोसाइटी के नाके में कोई हरामी आदमी रहता है तो आते जाते कोई गरम नहीं करता। गरम करोगे तो मार खानी पड़ेगी। तो सर तेल ऊपर से सर कैसे डालें या फिर क्यों डालें ऊपर से तेल? ऐसे तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर आने वाला है, लेकिन यहाँ अच्छा, लीवर ओके। क्लिंजिंग की बात है तो मैं इसका भी रीजन आपको बता दूं। शायद बताया होगा कि आप रोस्ट की हुई मूंगफली खाते हो तो एसिडिटी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, कच्ची कच्ची मूंगफली के दाने को आप दबाओ तो तेल निकलता है। ये तेल पानी में डालो तो तैरेगा, मिक्स होगा? कच्ची घानी का तेल पानी में तैरेगा या मिक्स हो जाएगा? आप अनम्यूट रखो अपने आप को और बोलो। हाँ सर, तेल तो तैरेगा ऊपर। तैरेगा। ठीक है। अब ये जो कच्ची घानी का तेल है, कच्ची घानी का जो तेल है वो आप खाओगे तो आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी डाइजेस्ट होता है। और मेहनत करके आप डाइजेस्ट कर लोगे नहीं तो आपकी शरीर की गर्मी में पड़ा पड़ा वो खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता जाता रहता है। अच्छा, आप मूंगफली के दाने को आपने रोस्ट कर लिया, गरम किया, अब वो खाया तो वो गरम हुआ तेल शरीर में तो गया, लेकिन आप मेहनत करके पसीना बहा के मर जाओगे तो भी वो तेल शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब मूंगफली के दाने को पूरी रात पानी में रखो, अब आप दबाओ नीचो, क्या निकलेगा, तेल या दूध? दूध निकलेगा सर। तेल कहाँ गया? पानी में। दूध में आया। अच्छा, वो पानी में डालो, तैरेगा या मिक्स हो जाएगा पानी में? मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा वो तो। यानी तेल पानी में मिक्स हो गया, तेल वाटर सॉल्यूबल हो गया। अब ये तेल खाइए आप, वाटर सॉल्यूबल। आप 5 डग भी वॉकिंग करने नहीं जाओगे, नो एक्सरसाइज, 5 डग भी पूरे 24 घंटे में, तो भी आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं करेगा। समझ में आ रही है बातें? अब जो व्यक्ति बिल्कुल शारीरिक श्रम नहीं करता हो उसको पानी में तैरने वाला तेल खिलाना चाहिए, कोल्ड प्रेस, या गरम किया हुआ तेल खिलाना चाहिए, या पानी में मिक्स होने वाला तेल खिलाना चाहिए? पानी में मिक्स होने वाला। तो जो पानी में। बिल्कुल मजदूरी नहीं करते उनके लिए वो बेस्ट है। अच्छा, जो लोग थोड़ा भी कसरत करते, थोड़ा भी शारीरिक श्रम करते, उनको कोल्ड प्रेस तेल खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ऐसा मानता हो कि मैं तो 2 घंटा जिम करता हूं, मैं तो इतना रनिंग करता हूं, इतना करता हूं, तो भी उसको गरम किया हुआ तेल तो खाना ही नहीं है, क्योंकि वो खाएगा तो मरेगा, चाहे कितनी भी एक्सरसाइज करे। हाँ, जो व्यक्ति ऐसा तेल, गरम किया हुआ तेल, जिसकी डेंसिटी, क्योंकि गर्म होने से उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, वीएलडीएल हो जाता है तेल। अब वो तेल मुंह में आया, लेकिन जिसका चबा चबा के खाने की आदत है, ये तेल के साथ जब सलाइवा मिक्स होती है तो वो खराब तेल की जो डेंसिटी खराब हो गई थी, वो खराबी उसकी कम हो जाती है, वो बिगड़ा हुआ थोड़ा कम हो जाता है, अच्छा बन जाता है।
तो चबा चबा के रस करके खाने वाले को ये तली हुई चीजें या फ्राई की हुई चीजें, रोस्टेड तेल भी नुकसान ज्यादा नहीं करता। तो यहाँ खाने की आदत भी उसको हेल्प करती है। तो मुंह की सलाइवा जो लोग साथ में खाते हैं उन लोगों को समस्याएं कम रहती है। तो हमको मुंह की सलाइवा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हो सके इतना पानी में वाटर सॉल्युबल ऑयल ही खाना चाहिए। ऑयल और नमक को गर्म करके खाना ही नहीं चाहिए, जिसके कारण हमारे शरीर के ऑर्गन के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाए, चर्बी के गट्ठे लग जाए, पैंक्रियाज को बिगाड़े, हृदय को बिगाड़े, लीवर को बिगाड़े, पूरी शरीर में सब जगह वो जमता है। तो ज्यादातर हॉस्पिटलें जो चल रही है ये नमक और तेल दोनों का गलत तरीके से उपयोग करने से चल रही है। इसके अलावा दूसरे खुराक जरूरी जो है नहीं खा रहे, उसके ऊपर हम आगे एक एक चैप्टर में बात करते रहेंगे। लेकिन ये दो गलत तरीके, तड़का लगा के तेल को खाना। આજનો ક્લાસ એકદમ આઈ ઓપનિંગ ક્લાસ છે સર, બહુ જબરજસ્ત. Yes. મતલબ કે આ એવો ફંડામેન્ટલ ક્લાસ છે ને આ ફંડામેન્ટલ સમજણ જો સમજી જાય માણસ તો સમસ્યા પૂરી થઈ જાય. हाँ, ये तो लोगों को ये बताया नहीं जाता है, कोई बताता नहीं है किसी को। जो हेल्थ के ऊपर जो कोर्सेज है, एलोपैथी से लेके आयुर्वेद से लेके होम्योपैथी से लेके नेचुरोपैथी तक, और योग के अंदर से लेके फूड एंड न्यूट्रिशन के, डाइट के जितने भी कोर्सेज चलते हैं डिग्री पीएचडी तक के, कहीं ये बातें कोई नहीं बताता है, कहीं नहीं होता है। तो सर ये हम लोग बोलिए। सर एक क्वेश्चन है पूछूं? सर हाँ, हम लोग अगर खाना पकाते हैं तो ऑयल को गर्म नहीं करना है, तो फिर हम लोग कैसे उसका उपयोग करेंगे? मतलब बहुत उसका तड़का बहुत लगाना वगैरह होता है, वो कैसे मतलब हाँ, पकाना होगा? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आप तड़का क्यों लगाते हो? टेस्ट के लिए ना? सही है। जी सर। अच्छा, जी सर। फॉर टेस्ट। अच्छा, फ्लेवर आता है सर उसमें। हाँ, हम आप जीरा, आप राई, हींग हाँ, डालते हैं थोड़ा। हाँ। आप चम्मच भर के तेल मुंह में रखोगे, मजा आएगी। नहीं सर, उसका टेस्ट नहीं रहता है अच्छा, बिल्कुल अच्छा, भी। टेस्ट तेल का है या मसाले का? मसाले का है सर। तेल क्यों डाल रहे हो? मसाले भूनने के लिए। नहीं, एक एक्चुअली गलत तो उसका परंपरा भी है। आइडिया नहीं है सर, सब डालते हैं पहले से, पका रहे हैं तो हम लोग ये भी पका आपकी रहे हैं। मम्मी ने हम्म। आपको सिखाया है, आपकी मम्मी को हाँ। आपकी मम्मी ने सिखाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तेल की कोई जरूरत होती ही नहीं है, मसाले का ही अच्छा। स्वाद होता है। आप तेल की जगह पानी ले लो, मसाले डाल दो, मिक्स कर लो, फिर सब्जी डाल दो, उबाल दो, पका लो सब्जी को, फिर ऊपर से कच्चा तेल डालो। आपने जैसे मसाले किए होगे वैसा टेस्ट आएगा, आएगा, आएगा। तड़का अच्छा लगाने सर, एक की दूसरा कोई भी क्वेश्चन आवश्यकता नहीं। है कि जैसे हमने दाल पकाई या फिर सब्जी पकाई, आप बोल रहे हो कि नमक को और ऑयल को गर्म नहीं करना चाहिए, राइट? तो हम लोग अगर गरम सब्जी के ऊपर नमक डालेंगे तो क्या वो सही रहेगा? खाने के टाइम इतनी गर्म होती ही नहीं जितनी वो गैस पे गर्म होती है। हाँ राइट। तो वो थोड़ी देर पानी में बाद। नमक को घोल करके फिर बाद में दाल में थोड़ा सा ठंडा हो जाए अच्छा, नॉर्मल, अब उसके बाद दूसरी बात, वो। जो व्यक्ति को चबा के खाने की आदत है, मान लो आपने रोटी बिना नमक की बनाई, बिना नमक की, हम्म। जी लेकिन सर। वही रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा आप मुंह में रखो, जब आप उसको चबाने लगते हो ना, तो जैसी हम्म। मुंह की सलाइवा अंदर मिक्स होती है, आपको तुरंत वो टेस्टी लगने लगती है। हाँ सर, वो मैंने नमक की नोट किया, कोई मैंने भी जरूरत होती नहीं है। चबा कर खाना शुरू किया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत टेस्टी है खाना, और वो एक बाइट का भी टेस्ट
सेटिस्फेक्शन बहुत देता है पूरा। सलाइवा ही हमारे लिए टेस्ट का काम करती है, फिर बाहर से नमक की भी क्या जरूरत है। तो सर हम्म। फिर ऑयल डालना जरूरी है ऊपर, अगर हम बिना ऑयल के अगर हम ऑयल मसाले जरूरी डालते है, लेकिन ऑयल, जो लोग ज्यादा वर्कआउट करते हैं, शारीरिक श्रम दिन में होता है, उन हैं लोगों को ऑयल, वाटर के ऊपर तैरने वाला कच्ची घानी का तेल खाने से उनको ज्यादा ताकत मिलती है। अच्छा। लेकिन जो लोग ऑफिस में बैठे रहना है, शारीरिक श्रम नहीं है, उन लोगों को तो ये भी नहीं खाना चाहिए, वाटर सॉल्यूबल तेल ही खाना चाहिए, पानी तो में। ये वाटर सॉल्युबल ऑयल कहाँ से मिलेगा हमको? आपकी मुंह की सलाइवा कहाँ से मिलेगी? अच्छा। बॉटल बाजार में मिलेगी क्या? और मिलता तो कोई पीता नहीं। भी। नहीं, मुंह घर पे की बनाना सलाइवा पड़ेगा के जैसे। बाजार में बॉटल नहीं मिल सकते, तो फिर ये वाटर सॉल्यूबल तेल बाजार से नहीं मिलेगा, आपको घर पे ही पैदा करना बनाना पड़ेगा। पड़ेगा। सींग जैसे आपने कैसे बोला मतलब? सर। हाँ, मूंगफली के हाँ, दाने अच्छा को वो। पूरी रात पानी में रखो, दूसरे दिन वाटर सॉल्यूबल हम्म। हो गया। अच्छा। ओके। अब ये भी बाजार में लेने की अपेक्षा रखोगे तो हालत क्या होगी। फिर वो भी वासी थैंक यू मिलेगा, सर। और फिर वो भी, फिर उसमें गालमेल होना शुरू हो जाएगी जैसे तेल में हो रही है। हाँ, हाँ। इसलिए ये तो ठीक है, घर में ही थैंक यू बनाना सर। पड़ेगा ना। अपने थैंक यू घर सर। पे ही हर चीज तैयार करनी चाहिए, बाजार के ऊपर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये समस्या है। जितना जमाना फास्ट हो गया, भोजन खाने में भी फास्ट हो गए, और भोजन घर पे पकाने की जगह फास्ट फूड पे आ गए, तो ये सारा जमाना फास्टिंग का आ गया है, तो बीमारियां भी फास्ट आ जाती है। ठीक है, अभी कोई किसी बात का कंफ्यूजन हो तो बोलो। सर हाँ जी सर, जैसे अगर मैं एक टाइम भी नमक ना खाऊं तो मेरा बीपी बहुत डाउन चला जाता है। देखो, अभी आपकी सारी सिस्टमें सही तरह काम नहीं कर रही है। सब सिस्टम सही तरह काम करती तो आपको नमक की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब तक आपकी सारी सिस्टम ठीक काम न करे, वो सही न हो जाए, तब तक जो भी जरूरी है वो लेते रहने का। लेकिन धीरे धीरे करके उसको ठीक करने की प्रोसेस में आगे बढ़ो। चबा के खाने की आदत कंप्लीट हो गई? सर थोड़ी बहुत अगर कहीं जाते हैं तो नहीं हो पाती, घर क्यों? पे होती है। नहीं नहीं, कहीं जाते हैं तो क्या वो सामने वाला ऐसा बोलता है जल्दी जल्दी लिपटाओ? सर वो फिर सबके साथ कंप्लीट नहीं हो पाता और फिर नहीं, आपको शर्म क्यों होनी चाहिए चबा के खाने में? नहीं, सब कुछ करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ तो नहीं वो तो है। कंपलसरी है। नहीं, देखो, ऐसा लगता है ना यहाँ सर। मैं आपको यही बातें बेसिक समझा रहा हूँ, कि आप दुनिया भर में कहीं भी जाओ, आप बेसिक को नहीं समझोगे ना, तो आप अपनी जिंदगी में कभी हम्म। ठीक नहीं रह पाओगे। और जो शरीर के लिए काम करना है, वो तो आपकी खुद की पहली ड्यूटी है, पहले शरीर बाद में फैमिली। जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए समय नहीं दे सकता हो, उसके पास दूसरे के लिए कभी अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। आप आपके शरीर के साथ गद्दारी करोगे तो किसी के भी साथ कर सकते हो, आपके पति को भी छोड़ सकती हो। सीधा नियम है ना। आप आपके शरीर को गद्दारी करते हो, उसके साथ सही नहीं रहते हो, तो आप आपके बच्चों का क्या लेना देना है, आपके पति का क्या आपकी फैमिली का क्या लेना देना है? कुछ नहीं है। नहीं सर, उल्टा है। एक्चुअली सोसाइटी याद दिलाती रहती है उसके लिए, तो इस शरीर के लिए याद नहीं दिलाती। जो आप याद दिला रहे हो सर अभी। कब तक राइट। करेगी वो? सोसाइटी के बीच में रहेगी तब। अच्छा, छोड़ के चले ही जाना है तो फिर कहाँ कोई बोलने वाला मिलने वाला है, वो कभी भी भाग जाएगी। तो पहले
अपने शरीर को न्याय दो। 24 घंटे है आपके पास, 2 घंटा नहीं दे सकते आप? चबा के खाना, ये आपकी फैमिली, आप सब कंपलसरी करो। चाहे झगड़ा करना पड़े तो करो, चाहे इतना झगड़ा बढ़ जाए कि घर वाला बोले कि मैं छूटा छेड़ा ले लूंगा, डिवोर्स कर लूंगा, तो भी बोल देने का, हाँ ले लो, लेकिन ये तो करना पड़ेगा। और आपको छोड़ के जाएगा कहाँ? कौन मिलेगी उसको? कोई मिलने वाली नहीं है, चिंता मत करो। लेकिन जो सही है ना, उसको सही आप जिद नहीं करोगे ना, तब तक वो उसको सही लोग मानेंगे नहीं। पहली बात तो है, आपको सत्य जो है, सच को तो पकड़ के रखना है। चाहे घर वाला छोड़ देता तो छोड़ दो, लेकिन ये कभी नहीं बोलने का कि भाई नहीं, तुम जल्दी जल्दी खाओगे तो चलेगा, नहीं चलाने का। चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, माँ बाप हो या कोई भी हो, इसके ऊपर अड़क जाओ आप। और एक बार ये करने शुरू करो, देखो फिर कितना चेंज आ जाएगा। पहले ये करना पड़ेगा। फिर भोजन के प्रकार आपको ध्यान रखने, कितनी बार खाना है। अच्छा, दूसरा, बायोलॉजिकल क्लॉक में से बाहर निकलो। बायो क्लॉक की भूख आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये चुड़ैल है, ये आपको परेशान करेगी। हाँ, समय पे भूख लगनी ही नहीं चाहिए। उसमें से बाहर निकालने के रास्ते मैंने आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बताए हैं सर। हाँ, सब अपने माइक को म्यूट मत कर लो, अनम्यूट ही रखो ना। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी। सर अगर किसी को ऑलरेडी गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया हो, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है, हर 5 में से 1 पर्सन गॉल ब्लैडर स्टोन से सफर कर रहा है, तो क्या ये जो एप्सम सॉल्ट वाला वो डिटॉक्स करेगा, तो क्या उसका भी क्लीन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो सर ये बहुत तो बड़ी साइज का है, स्टोन है। हाँ। और वो गोल्ड ब्लेडर से निकल के जो नली है, जहां से जो रस आंतों में आता है, वहां बीच में फंस गया है। इसी कंडीशन में उसको ऑपरेट करके या तो उसको लेजर से तोड़ के निकालना पड़ेगा, इमरजेंसी है तो। गोल्ड ब्लेडर के अंदर है तो भी वो धीरे धीरे पिघल के निकाल सकते हो आप। ये जो लीवर क्लिंजिंग की प्रोसेस कर, हमारे पास एक कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट 95% गोल्ड ब्लेडर के स्टोन से, पूरा गोल्ड ब्लेडर 95% पत्थर से भर चुका था। डॉक्टर ने उसको बोल दिया था उसको काट के निकाल के फेंक दो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े कितने भी प्रकार के डॉक्टर के पास कंसल्ट कर लिया, कोई ने रास्ता नहीं बताया, सब ने बोल दिया ऑपरेट कर लो। वही बच्चे की मम्मी हमारे वीडियोस देखती थी, उनको मेरे पे भरोसा था, वो बच्चे को लेके मेरे पास आ गई और उसको सारा लॉजिक के साथ साइंस समझाया। बच्चे को, वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, उनको मेरी बात पे भरोसा हो गया और उन्होंने लीवर क्लिंजिंग शुरू कर लिया। 4 बार लीवर क्लिंजिंग किया और फिर उन्होंने सोनोग्राफी करवाई। 85% गोल्ड ब्लेडर के स्टोन निकल गए। उसके फोटोग्राफ भी निकले हुए, मल के रास्ते निकले हुए उसके फोटो भी मुझे उन्होंने शेयर किए थे। शायद मैं मोबाइल में पड़ा है तो आपको अभी उसको दिखा देता हूँ कैसे निकलते हैं। ये जो आज आपने बात कही ना सर, ये यदि अपना ले व्यक्ति, तो ये जो पूरी ये इंडस्ट्री चल रही है ना, वो सारी बंद हो जाएगी, हेल्थ इंडस्ट्री, है ना। हाँ, यस सर, यू आर सिंपल राइट। बात है, बस इतना सीख लो।
इतना कर लो, और वो भी साल में एक बार। यस सर। सर अब तो हॉस्पिटल्स का ऐसा हो गया है, हमारे पास वेंकटेश्वर हॉस्पिटल्स हैं, वो लोग 20 डिस्काउंट्स देना स्टार्ट कर दिए हैं कि लोग वो बीमार ब्लर पड़े। ब्लर 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 है ना, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ। शायद दूर से। नहीं, आप दूर थोड़ा और क्लोज फिर स्क्रीन स्टिल। शेयर कर सकते हो सर? ये देखो स्टोन दिख रहे हैं ना, वो फोटोग्राफ्स उन्होंने हमें ब्लर है ना, सेंड किए। इसीलिए नहीं दिखाई दे सर स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो बेटर है। नहीं, मैं ग्रुप में, आपके ग्रुप में रख रहा। दूंगा। बस कर दो। हाँ जी सर, ओके सर। बस। सर आप सच में सोसाइटी का बहुत कल्याण कर रहे हो। कल्याण थैंक यू कर सो रहे मच थे सर। एक्चुअली में, ऐसा कोई चलिए बोलने वाला चलिए जरूर से क्योंकि होना चाहिए। नहीं, ये तो चाहिए। ठीक है, ये तो मेरी ड्यूटीज है, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं पता है? और बहनों को तो ये जन्मजात स्वभाव दे दिया है। जो पेट में आ जाता है वो कभी रुकता नहीं है। हम्म। क्या कहना चाहता हूँ पता चला? हाँ सर, पेट में बात चलते नहीं रहना टिकती है, है, ऐसा कहना चाहते हैं आप। दूसरे लोगों को बताते रहना है। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही। आप खुद समझ लो, अपने आप के लिए ही उसका इस्तेमाल करो, और आपकी फैमिली, सोसाइटी, लोगों को उसका लाभ न मिले तो कोई मतलब नहीं है। तो गुरु दक्षिणा तो हम वही मांगेंगे, आपके पेट में ये सारी चीजें रहनी नहीं चाहिए, साली हर रोज उबलनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। नहीं सर, हम बोलते ही है कि मुझे तो लगता है कि सर आदर्श भारत को फिर से भी कोर्स लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये और तो ज्यादा चलता बढ़ेगा, ही क्योंकि रहेगा, हम लोग। राजेश भाई ये के तो ऊपर चलता है। रहेगा, इसमें सब। हमारे एंड से चलता ही रहेगा। आप लोगों को इसके एक्सपर्ट बन के, जब जैसी तरह मैं लोगों को समझाता हूँ, यही बातें आपको लोगों को भी समझाने की एक्सपर्टाइज ले लेनी है। सर, आपने जैसे हम तो चबाने आपके की कोर्स बात को ही की ना, रेकमेंड करते हैं सर। एक मिनट। हाँ, आपने सर जैसे चबाने की बात की, वो फिर भी चलो हम समझा सकते हैं, लेकिन सर टू बी वेरी फ्रैंक, कि जो ये आपने बोला नीचे वघार नहीं करने का और तेल ऊपर से, ये बहुत डिफिकल्ट है सर। मतलब हम पहले खुद कैसे अप्लाई करेंगे, एक तो वो सोचकर मैं। डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं है, आपको ये सब चीज को साइंटिफिकली सामने वाले को समझानी पड़ेगी, तभी वो उसको एडॉप्ट करेगा। और सर घर वाले खाएंगे वो खाना, एक तो वो थोड़ा वो है कि भाई वो खाना ऐसा, पहली बात है मतलब ना, वो नहीं, आप खाना आपने आप तेल तड़के के टाइम डाला या बाद में डाला, खाने वाले को कहाँ पता चलेगा? सर थोड़ा सर स्वाद राई में, और जीरू हिंग, इसका किसी को नहीं, होता है कुछ ना नहीं तड़का। पता चलेगा, आप बना के खाओ तो सही, पता चलेगा। सर यस सर। स्वाद, लुक, उसका लुक और वो नहीं, स्वाद कुछ नहीं थोड़ा। बदलता। मैं भी जीरो ऑयल कुकिंग करती हूँ, स्टेनलेस अच्छा स्टील के बर्तन में, अच्छा। एल्युमिनियम बर्तन को बाहर निकाल के हाँ, वो तो स्टेनलेस नहीं यूज करते हम, वो नहीं यूज आप करते। उस में टेस्ट के बनाती लिए हूँ। जो मसाले डालोगे ना, उसका स्वाद आएगा। आपने तड़का लगाया है नहीं लगाया है, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, ट्राई करते हैं सर। थोड़ा आपको ट्राई करके। सर हींग तो डालना चाहिए ना सर, हींग। हींग तो डालना चाहिए, क्योंकि उससे गैस भी खत्म होते हैं, हमारे पूरे बॉडी में से गैस भी निकल जाती है। वो वो सही है, लेकिन जब आप चबा चबा के खाओगे ना, तो हींग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ वो भी है, वो भी है। और सर रई कैसे डालने की फिर? जरूरत ही नहीं है। अच्छा। आप रई में भी ऑयल है, आप ऐसे भी हाँ तेल तो कच्चा तेल डाल ही रहे हो। हाँ। ये किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है। डॉक्टर छाजड़, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने जीरो ऑयल पे पूरी बुक लिखी हाँ हुई है, सर, जीरो हाँ है। ऑयल बुक। पर वैसे तो सर ऑयल तो चाहिए ना, हमारी बॉडी को थोड़ा लुब्रिकेंट भी करता है, घी ऑयल थोड़ा बहुत तो चाहिए ना। आपने जो ऑयल वाटर सॉल्यूबल बनाया ना, हाँ। वो शरीर में जाके वो ऑयल में कन्वर्ट होने वाला ही है। अच्छा, और अपना बॉडी भी प्रोड्यूस करता है ना समवॉट ऑयल। हाँ, बनता है ना। हाँ। शरीर को और जो नेचुरल हम लोग चाहिए, जैसे। आपका लीवर सारी चीजें बना के दे देता है। हम्म। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपकी सारी सिस्टम वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। आप हाँ बोलते बिल्कुल हो सही। नमक नहीं खाते हैं तो ये हो जाता है, अच्छा, बंदर को क्या नमक डाल डाल के पत्ती खाता है क्या? हम्म।
हाँ, क्या तीखा मीठा खट्टा सारे मसाले डाल डाल के खाते हैं ये लोग। अच्छा, ये एलोपैथी वाले बोलते हैं कि विटामिन्स की समस्या है और इससे बचने के लिए आपको नॉन वेज खाना पड़ेगा। अब नॉन वेज खाने से ही विटामिन B12 मिलता हाँ है। सर, विटामिन B12, बी अब ट्वेल्व का बी भी है ट्वेल्व बहुत बी ज्यादा। ट्वेल्व के लिए आपको नॉनवेज खाने का लिए एडवाइस करते हैं। अब B12 के लिए नॉनवेज खा के ही मिलता, तो बंदर और एक गाय भैंस के शरीर में विटामिन B12 कहाँ से मिलता होगा? वो तो नॉनवेज नहीं खाते। हाँ बिल्कुल सर, पर फिर इंजेक्शंस देते हैं, तो क्या इसका हमारे वेजिटेरियन के लिए क्या है उसका अल्टरनेट? मैं यही तो बताना चाहता हूँ ना, शरीर को जो चाहिए वो सारा शरीर खुद पैदा करके दे देता है, लेकिन कंडीशन क्या है? आपकी शरीर की सारी सिस्टम्स ठीक होनी चाहिए। हम्म। आपने जो बिगाड़ के रखा है उसको पहले ठीक करो। सफाई, आपके जी सारे सर। ऑर्गेन की सफाई जरूरी है। हम्म। और बिगाड़ना बंद करो आगे। सफाई चालू करो, बिगाड़ना बंद करो। तो आप चबा के खाने की आदत डालो, कॉन्स्टिपेशन रहेगा नहीं। मरी मसाले की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, आपके शरीर में जो कचरा जम के पड़ा है उसको तोड़ के निकालने का शुरू कर लो। सही भोजन डालना शुरू कर लो। अब ये आगे हमारे एक एक चैप्टर में हर टॉपिक के ऊपर सब बातें हम समझाने वाले, आपको दिखाने वाले हैं। तो सर ये अभी तो आरओ वाटर भी चल रहा है ना, तो उसके रिगार्डिंग भी आप थोड़ा हमको नॉलेज देना किसी फिर। किसी की जरूरत नहीं है, ये सारा मार्केटिंग फंडा है। ये बाद में सब पता चल जाएगा आपको, एक एक चैप्टर के ऊपर जब हम बातें करेंगे तो सब पता चलेगा। ठीक है। जी सर। तो अभी हम यहाँ क्लोज सर करते हैं। आज आपने जो बात बताई ना, उसके बाद में ये जो सारी चीजें जो तामझाम करते हैं ना सभी लोग हेल्थ अच्छी बनाने के लिए, वो सारे स्टेप्स निकल जाएंगे सीधा। हम्म। एक चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएंगे एकदम सर हाँ, इससे हम। बाहर लेकिन ये सीधा। ये ये सारा जितने हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, उन सब लोगों को इसको, यही बातें को पब्लिक तक ले जाने के लिए आपको अभियान की तरह उसको लेना पड़ेगा। आप सब लोगों को इकट्ठा होके यही करना पड़ेगा, तभी ये सब जाके बदलेगा। और आपका अभी अपना जीवन में पूरा नहीं होने वाला है, काफी साल लग जाएंगे। लेकिन हम शुरू करेंगे तो अब बाद में कुछ न कुछ बड़ा होता जाएगा। जो जी सर, ठीक है हम तो तो। रेकमेंड करते ही आपके सर कोर्स हम्म, को सर। ओके। चलो हम यहाँ अभी सबसे रजा लेते हैं। नमस्कार। अच्छा सर, मुझे एक बात कहनी थी। जी। सर, वो राजेश पंचाल आपको जानते हैं, मेरे जीजा जी है। आज बड़ोड़ा ही वाले। 2 दिन पहले ही मिले थे। हाँ, बड़ौदा वाले। योगा बोर्ड वाले। कलोल वाले। हाँ, अच्छा, योगा बोर्ड वाले।